नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष के YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, एसीएफ के क्रैश कोर्स में राजस्थान के इतिहास में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। याद रखिएगा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो राजस्थान का जो टॉपिक है वो राजस्थान का टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। याद रखिएगा, राजस्थान का एकीकरण। यहाँ से एकीकरण में से क्या क्या प्रश्न पूछा जा सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपने राजस्थान का एकीकरण पूरा पढ़ लिया होगा। महत्वपूर्ण जितने भी इस टॉपिक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जो राजस्थान का एकीकरण है, सबसे पहला जो प्रश्न पूछा जाता है, सामान्य जो प्रश्न है वो मैं आपको बता रहा हूँ। राजस्थान का जो एकीकरण है कितने चरणों में हुआ था, राजस्थान के एकीकरण में जो कुल समय लगा था वो कुल समय कितना लगा था, और राजस्थान का जो एकीकरण है वो राजस्थान का एकीकरण कौन से विभाग के द्वारा किया गया था। तो दो तीन प्रश्न है, याद रखिएगा। एक तो राजस्थान के एकीकरण में याद ये रखना आपको कि राजस्थान का एकीकरण जितने चरणों में हुआ वो चरण कितने थे, 7 चरण, यानी 7 चरणों में हुआ। राजस्थान का एकीकरण जो हुआ वो कितने चरणों में हुआ था, 7 चरणों में हुआ। ये हम इस क्लास में अंतिम भाग में जो पढ़ेंगे वो लास्ट में, सबसे लास्ट में हम ये पढ़ेंगे कि वो 7 चरण के नाम कौन कौन से हैं, उन 7 चरण की जो डेट है वो डेट क्या क्या है ना, और इसमें विभिन्न प्रकार की जो रियासतें हैं, कौन कौन सी रियासतों का विलय हुआ था, ये हम लास्ट में ट्रिक के साथ में पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। तो अभी आप याद ये रखिएगा, राजस्थान का जो एकीकरण है वो राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ। दूसरा जो प्रश्न है वो दूसरा प्रश्न ये है कि राजस्थान के एकीकरण में यदि आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान का जो एकीकरण है इसमें जो कुल समय लगा था वो कुल समय कितना लगा था। तो याद रखिएगा, जो कुल समय लगा था वो कुल समय कितना लगा, 8 वर्ष। कितना वर्ष, याद रखिएगा, 8 वर्ष 7 माह, 7 माह और कुल कितने दिन, याद रखिएगा, 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण में जो कुल समय लगा था वो कुल समय कितना लगा, 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। राजस्थान के एकीकरण का जो आरंभ होता है वो याद रखिएगा 18 तारीख से होता है ना, 18 तारीख से। कब, 18 मार्च 1948 से, याद रखिएगा। राजस्थान का एकीकरण का जो आरंभ होता है वो आरंभ कहां से माना जाता है, याद रखिएगा, 18 मार्च 1948 से। और कहां तक चलता है, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 तक, 1 नवंबर 1956 तक चलता है राजस्थान का एकीकरण। इसके मध्य जो कुल चरण हुए थे वो कुल कितने चरण, याद रखिएगा, 7 चरण। और इसके मध्य का यदि आप समय काउंट करते हो तो जो कुल समय होगा वो कुल समय कितना होगा, याद रखिएगा, 8 वर्ष कितने माह, 7 माह, और याद रखिएगा जो कुल दिन है वो कुल कितने दिन है, 14 दिन है। अब इसमें आप कंफ्यूजन मत हो जाना, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था, 2 वर्ष। हाँ, इसको मत कर देना, आप ये याद रखना है। अब यहां पर ये आप ये याद रख लेगा, भारत का जो संविधान है ना, भारत का संविधान बनने में जो समय लगा था ना, वो संविधान बनने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था। अब ये मत कर देना, क्योंकि जब भी ये आएगा ना तो ये भी ऑप्शन में आएगा। तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन भारत के संविधान के निर्माण में कुल समय लगा था। आ गई बात समझ में? तो याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा, राजस्थान का जो एकीकरण है वो राजस्थान का एकीकरण जिस विभाग के द्वारा किया गया उस विभाग का नाम क्या था, रियासती विभाग। याद रखिएगा, जो रियासती विभाग था उस रियासती विभाग की जो स्थापना होती है वो 5 जुलाई के दिन होती है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का एकीकरण जिस विभाग के द्वारा किया गया उस विभाग का जो नाम है वो विभाग का नाम क्या है, याद रखिएगा, रियासती विभाग। इस रियासती विभाग के बारे में यदि हम पढ़ें तो 5 जुलाई 1947 को, याद रखिएगा, रियासती विभाग की स्थापना हुई थी।
रियासती विभाग की स्थापना कब हुई थी, ये एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ रखा है। 5 जुलाई 1947 को, देश आजाद होने से पहले, याद रखिएगा, देश आजाद होने से पहले, याद रखिएगा, राजस्थान का जो एकीकरण किया गया वो एकीकरण इस विभाग के द्वारा किया गया था। यहां पर 1 2 3 बातें हम और भी पढ़ेंगे। रियासती विभाग का जो अध्यक्ष बने थे वो अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, याद रखिएगा, रियासती विभाग के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। और इस रियासती विभाग के जो सचिव थे वो सचिव कौन थे, वीपी मेनन, याद रखिएगा। जो सचिव थे वो सचिव कौन थे, वीपी मेनन, वीपी मेनन ये सचिव थे। रियासती विभाग के जो कार्य थे वो कुल कितने कार्य थे, रियासती विभाग के बारे में यह कहा जाता है कि रियासती विभाग ने कुल 2 कार्य किए। पहला जो कार्य किया था रियासती विभाग के 2 कार्य, एक तो जो कार्य था वो था विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना, विलय पत्र पर क्या करवाना, हस्ताक्षर करवाना। देखिएगा ये कहानी क्या है, बहुत सारे विद्यार्थी है जो इस कहानी को नहीं जानते हैं, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाना। देखिएगा भारत में जब एक योजना आती है लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन लेकर आए थे, इस योजना को मन बांटन योजना भी कहते हैं। मन बांटन योजना इसलिए कहते हैं कि क्योंकि ये वही योजना थी जो भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे इसका निर्णय लेती है। तो भारत और पाकिस्तान 2 नए राष्ट्र होंगे इसकी जो घोषणा हुई थी वो लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा की गई थी। जिस योजना में की गई उस योजना का नाम क्या था, याद रखिएगा, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। तो देश आजाद होने से पहले, याद रखिएगा, देश आजाद होने से पहले ये तय हो चुका था, मेरे शब्द को याद रखिएगा, आप अपनी कानों की गहराइयों तक ले जाइएगा और मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। देश आजाद होने से पहले, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा देश जो हिंदुस्तान था वो स्वतंत्र होने से पहले यह निर्णय हो चुका था कि 2 राष्ट्र होंगे इस पृथ्वी पर। याद रखिएगा, हिंदुस्तान की जो जमीन है उस जमीन पर 2 राष्ट्र होंगे, एक जो राष्ट्र होगा वो होगा भारत और दूसरा एक राष्ट्र होगा जिसका नाम होगा पाकिस्तान। ये जो विभाजन था वो विभाजन, याद रखिएगा, स्वतंत्रता से पहले ही हो गया। और आप यदि भारत का नक्शा देखते हो तो भारत का आपको नक्शा देखिएगा, स्वतंत्रता से पहले जो भारत था यानी पूरा का पूरा जो हिंदुस्तान था वो इस प्रकार का हिंदुस्तान। आ गई बात समझ में। इस हिंदुस्तान में यह निर्णय हुआ कि इस हिंदुस्तान में, याद रखिएगा, इस हिंदुस्तान के जो टुकड़े होंगे वो 2 टुकड़े होंगे। अब प्रश्न तो यहां पर यह भी बहुत बड़ा है कि कौन सा टुकड़ा पाकिस्तान होगा और कौन सा भाग भारत का होगा। तो अभी तो हमें यह पता है, अभी तो हमें यह पता है कि ये वाला जो भाग है, इधर वाला जो भाग होगा वो, याद रखिएगा, पाकिस्तान का होगा। उधर वाला भाग, ये भाग जो होगा वो पाकिस्तान का होगा, अभी तो हमें याद है। लेकिन उस समय निर्णय कैसे हुआ, एक तो ये यहाँ पर भी भाग था, याद रखिएगा, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, बाद में यहाँ बांग्लादेश बना था, नया राष्ट्र बना था। तो ये याद रखिएगा डिसाइड कैसे हुआ था कि ये वाला भाग ही पाकिस्तान बनेगा, नीचे वाला दक्षिण भारत वाला भाग पाकिस्तान क्यों नहीं बनेगा। तो इसके लिए याद रखिएगा अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जो किया वो ये किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को और मोहम्मद अली जिन्ना को, उन दोनों को एक पत्र दे दिया और उस पत्र का नाम था विलय पत्र, कि आप उस विलय पत्र पर इस हिंदुस्तान की जितनी भी रियासत है उस विलय पत्र पर रियासत का नाम लिखो, शासक का नाम लिखो और आगे हस्ताक्षर करवाओ कि वो रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है या वो रियासत हिंदुस्तान में मिलना चाहती है। तो जो जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना को जो विलय पत्र दिया था, उस विलय पत्र पर ये जो रियासतें थी, इन रियासतों ने, याद रखिएगा, पाकिस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, ये यहाँ की रियासतों ने, और कहा कि हम किस में मिलना चाहते हैं, हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं।
बाकी की जितनी भी ये रियासतें थी उन रियासतों ने भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और कहा कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। लेकिन एक याद रखिएगा, एक अपवाद है ये यहाँ पर एक रियासत जिसका नाम जम्मू कश्मीर, इसने कहा कि ना तो हम भारत में मिलना चाहते हैं और ना ही हम पाकिस्तान में मिलना चाहते हैं, हम हमारा स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहते हैं। आ गई बात समझ में? इसीलिए ये वाला भाग पाकिस्तान बना, ये वाला हिंदुस्तान, ये इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान। तो ये विलय पत्र था, याद रखिएगा। ये जो डिसीजन हुआ था ये स्वतंत्रता से, याद रखिएगा, पहले हुआ था कि राजस्थान की, उस समय राजस्थान में की 19 जो रियासतें थी और 3 जो ठिकाने थे और एक जो केंद्र शासित प्रदेश था, इन्होंने भारत में, याद रखिएगा, भारत में विलय के लिए सहमति जताई थी। तो भारत, राजस्थान की जो 19 रियासतें थी उन्होंने भारत में मिलने के लिए राजी हुई थी। लेकिन राजस्थान की एक रियासत थी जिसका नाम था मारवाड़ या जोधपुर। यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था महाराजा हनुवंत सिंह या हनुवंत सिंह। उन्होंने कहा कि मारवाड़ जो रियासत है वो भारत के साथ विलय नहीं चाहती है। उन्होंने कहा नहीं, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलकर, याद रखिएगा, वो किसके साथ में मिलना चाहते थे? पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। इसका जो खुलासा है वो रियासत नामक समाचार पत्र ने किया था, लेकिन बाद में ऐसा नहीं हो सका। तो यहाँ पर एक बात ये याद रखेगा, भारत की जितनी भी रियासतें हैं कि वो भारत में मिलना चाहती है, हिंदुस्तान की जितनी भी रियासतें कि वो भारत में मिलना चाहती है, इसके लिए विलय पत्र पर जो हस्ताक्षर करवाने का कार्य किया था, वो हस्ताक्षर करवाने का कार्य रियासती विभाग के द्वारा किया गया। यहाँ पर देखिएगा, एक प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान में जो कुल रियासतें थी वो राजस्थान में 19 रियासतें थी। उन 19 रियासतों में से ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सबसे पहले विलय पत्र पर साइन किए थे? और याद रखिएगा, ये जो विलय पत्र वाली कहानी है ये स्वतंत्रता से पहले होती है। याद रखिएगा, कब होती है? स्वतंत्रता से पहले होती है। तो अभी एकीकरण नहीं किया जा रहा है, अभी विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाया जा रहा है कि ये रियासत हिंदुस्तान में मिलेगी या ये रियासत पाकिस्तान में मिलेगी। तो राजस्थान में एक रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर। याद रखिएगा, राजस्थान में एक रियासत थी जिसका नाम था बीकानेर और यहाँ के जो शासक थे उन शासक का नाम था शार्दुल सिंह। इन्होंने, याद रखिएगा, शार्दुल सिंह ने जो हस्ताक्षर किए थे विलय पत्र पर, वो हस्ताक्षर किए थे 7 अगस्त 1947 को। और राजस्थान की ये पहली ऐसी रियासत थी जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर की। क्योंकि जो विलय पत्र वाली जो कहानी है, अंग्रेजों ने ये कहा कि ये जो कार्य है आप 14 अगस्त यानी 15 अगस्त से पहले पहले कर दीजिएगा और ये निर्णय ले लीजिएगा कि ये रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती है और ये रियासत हिंदुस्तान में मिलना चाहती है और 15 अगस्त को हम स्वतंत्र कर देंगे। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की यदि आपसे पहली रियासत पूछे तो वो पहली रियासत कौन सी थी? याद रखिएगा, बीकानेर। और बीकानेर के जो शासक थे उनका नाम क्या था? याद रखिएगा, शार्दुल सिंह। और इन्होंने जो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, याद रखिएगा, 7 अगस्त सन 1947। ये तो याद रखिएगा, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली, है ना, राजस्थान की पहली रियासत, प्रथम रियासत। अब यदि हम बात करें कि अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, उस रियासत का जो नाम था वो नाम था धौलपुर और यहाँ के जो शासक थे उनका नाम था उदय भान सिंह। जो शासक थे, शासक का नाम क्या था? उदय भान सिंह। इन्होंने जो हस्ताक्षर किए वो 14 अगस्त 1947 के दिन किए थे और ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली राजस्थान की अंतिम रियासत। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं सिरोही। भाई सिरोही नहीं है, नहीं है, एकीकरण नहीं पढ़ रहे, अभी एकीकरण नहीं हो रहा है। याद रखिएगा, अभी क्या नहीं हो रहा? एकीकरण नहीं हो रहा है। अभी केवल और केवल विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं कि कौन सी रियासत पाकिस्तान में मिलेगी और कौन सी रियासत, याद रखिएगा, हिंदुस्तान में मिलेगी। इस पर क्या करवाए जा रहे हैं? हस्ताक्षर करवाए जा रहे हैं। तो सिरोही एकीकरण की थी, उदय भान सिंह अंतिम रियासत।
इस विलय पत्र पर स्वतंत्रता से पहले ही साइन करने से जिस महाराजा ने मना किया था वो जोधपुर के महाराजा हनुवंश सिंह थे। कहते हैं कि भोपाल के नवाब के साथ मिलकर जोधपुर के महाराजा हनुवंश सिंह अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे। ऐसा आपने पढ़ा होगा, यह घटना हुई है कि जोधपुर के महाराजा अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, अर्थात जोधपुर के महाराजा भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना नहीं करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से योजना बनाते हैं कि हम पाकिस्तान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। ऐसा याद रखिएगा, ऐसा जो करते हैं वो जो जिस रियासत के जो शासक थे वो रियासत कौन सी थी, याद रखिएगा, मारवाड़ रियासत। तो रियासत जो थी उस रियासत का नाम क्या था, मारवाड़ रियासत, जोधपुर राज्य या मारवाड़ राज्य। और यहाँ के जो शासक थे वो शासक कौन थे, हनुवंश सिंह या हनुवंश सिंह। ये जिसके साथ मिलकर कार्य करते हैं वो याद रखिएगा भोपाल के नवाब थे। ये अपनी रियासत को याद रखिएगा किस में मिलाना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, पाक में मिलना चाहते थे। किस में मिलना चाहते थे, पाक में मिलना चाहते थे। गुप्त रूप से योजना बनाई जा रही थी। यहां से एक बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और वो अच्छा प्रश्न ये है कि फिर अंततः इस योजना का जो खुलासा किया गया वो खुलासा किसने किया था। तो देखिएगा, एक मारवाड़ का एक पत्रकार था जिसका नाम था सुमनेश जोशी। मारवाड़ का एक पत्रकार जिसका नाम था सुमनेश जोशी। इनके द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था और उस समाचार पत्र का नाम था रियासत। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि इस समाचार पत्र में इस समाचार पत्र में यह खुलासा किया गया कि मारवाड़ के शासक जो थे वो उनका नाम क्या था, हनुवंश सिंह। भोपाल के नवाब के साथ मिलकर अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाना चाहते हैं, ये जो खुलासा किया गया था वो खुलासा जिस समाचार पत्र में किया गया था उस समाचार पत्र का जो नाम था वो समाचार पत्र का नाम क्या था, याद रखिएगा, रियासत। और ये खुलासा करने वाले जोधपुर के जो युवा पत्रकार थे उनका नाम क्या था, सुमनेश जोशी। उसके बाद में कहते हैं कि भारतीय जो केंद्र के जो नेता थे, भारतीय नेता, वो सक्रिय हुए थे और बाद में कहते हैं कि रातों रात ही जो जोधपुर के जो महाराजा थे हनुवंश सिंह, उनको भारत के विलय पत्र पर साइन करवा लिए थे। तो ये याद रखिएगा। और एक इसमें ये याद रखिएगा कि राजस्थान में स्वतंत्रता के समय जो कुल रियासतें थी, कितनी रियासतें थी, तो 19 तो रियासतें थी। 3 याद रखिएगा ठिकाने थे। कितने ठिकाने, 3। और एक याद रखिएगा केंद्र शासित प्रदेश था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। एक याद रखिएगा क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश, जो 3 थे वो 3 क्या थे, ठिकाने। और राजस्थान में जो रियासतें थी वो रियासतें कितनी थी, याद रखिएगा, 19 रियासतें थी। अब यहां से देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं। आपको पता हो तो अजमेर में याद रखिएगा जो अजमेर मेरवाड़ा प्रांत था, एक केंद्र शासित प्रदेश जो था वो क्या था, अजमेर मेरवाड़ा कमिश्नरी प्रांत। केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हैं, इसे कमिश्नरी प्रांत भी कहा जाता था। यहां का जो हेड होता था वो हेड होता कौन था, याद रखिएगा, यहां का जो हेड होता था वो एजीजी होता था। कौन होता था, एजीजी, अर्थात इसे हम क्या बोलते हैं, एजेंट टू गवर्नर जनरल।
एजेंट टू याद रखिएगा गवर्नर जनरल। याद रखिएगा जो अजमेर मेरवाड़ा कमिश्नरी प्रांत होता था, यहाँ का जो अंग्रेज अधिकारी मुखिया होता था वो कौन होता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजीजी। अब एजीजी से संबंधित प्रश्न पढ़ते हैं, याद रखिएगा। देखिएगा, यदि आपसे पूछे प्रथम एजीजी कौन था, दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछे 1857 की जब क्रांति होती है उस समय एजीजी कौन था, तीसरा आपसे प्रश्न ये पूछे कि अंतिम एजीजी कौन था, अंतिम एजीजी कौन था। एक तो प्रथम एजीजी कौन था, एक 1857 की क्रांति के समय एजीजी कौन था, और एक अंतिम एजीजी कौन था, अंतिम अंग्रेज एजीजी कौन था, अंतिम अंग्रेज एजीजी कौन था। और एक याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत में प्रथम और अंतिम एजीजी एक ही बना था, प्रथम और अंतिम एजीजी कौन था। ये यहां पर याद रखिएगा, 4 प्रश्न बन रहे हैं आपके सामने। पहला जो प्रश्न है राजस्थान में, याद रखिएगा जो एजेंट टू गवर्नर जनरल था, राजस्थान का प्रथम एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था, 1857 की क्रांति के समय कौन था। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं, सबके कीजिएगा, आज मैं बताता हूं आपको। अंतिम अंग्रेज अधिकारी जो था एजीजी के रूप में वो कौन था, और स्वतंत्र भारत में प्रथम और अंतिम एजीजी कौन था। यहां पर याद रखिएगा 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहले का बताइए, पहले और दूसरे का बहुत सारे विद्यार्थियों के सही प्रश्न आ रहे हैं। लोकेट आ रहा है, कोई बोल रहा है मिस्टर लोकेट, है ना, कोई बोल रहा है पेटिक लॉरेंस, गलत भाई, है ना। एक देखिएगा, एक प्रश्न बताता हूँ, पता नहीं मेरे याद आ रहा है, एक एग्जाम हुआ था जिसमें प्रश्न ये पूछा था 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था। और गजब बात मैं आपको बता रहा हूं, जो 4 ऑप्शन थे ना, उन चारों ऑप्शन में आगे के नाम अलग अलग थे, और चारों के अंत में जो शब्द थे वो अंत में, सबके अंत में लॉरेंस था। आगे नाम अलग अलग और चारों के अंत में लॉरेंस, है ना। अब आपका आंसर क्या है, आप बोल रहे हो लॉरेंस, तो लॉरेंस तो यहां चारों ऑप्शन में आ रहा, आगे का पूरा नाम बताओ। प्रथम एजीजी था मिस्टर अब्राहम लोकेट। 1857 की क्रांति के समय पूरा नाम लिखो भाई, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। शाबाश, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, बस, है ना। ये तो आपने दोनों नाम इससे पहले सुने होंगे, लॉरेंस पैट्रिक लॉरेंस सुना होगा, या किसी ने पूरा नाम सुना होगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। लेकिन लोकेट का किसी का ऐसा कोई कमेंट नहीं था जिसने लोकेट में आगे शब्द ये अब्राहम लिखा था, ऐसा कोई नहीं था। आगे बात समझ में। अब देखिएगा, अंतिम एजीजी कौन था, अंतिम अंग्रेज एजीजी कौन था, ये किसी का कमेंट नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको प्रश्न उत्तर नहीं आ रहा है। ये किसी का कमेंट नहीं आ रहा, बताओ भाई। अंतिम अंग्रेज, अंतिम जो अंग्रेज था उसका नाम था जॉर्ज, नाम बताओ, किसी का आ रहा है क्या? किसी का नहीं आ रहा अभी तक, पैट्रिक लॉरेंस तक ही आप हो भाई, बताओ। ओक्टर लोनी एक का आया है भाई, लालचंद सैनी, वो भी गलत है, ओक्टर लोनी भी नहीं था। जॉर्ज वॉन वेले, जॉर्ज वॉन वेले, अभी तक पूरा नाम नहीं हुआ, जॉर्ज वॉन वेले गिलन। ये भारत राजस्थान में अंतिम अंग्रेज अधिकारी था जो एजीजी बना था। पूरा नाम देखिएगा, जॉर्ज वॉन वेले गिलन। आगे बात समझ में। और स्वतंत्र भारत का तो वो था इंडियन यानी भारतीय, और उसका जो नाम था वो नाम था हीरानंद, क्या नाम था? आ रहा है क्या किसी का? किसी का नहीं आ रहा है भाई, कोई नहीं बता रहे हैं। अंतिम बताइए इसका, आप हीरानंद इतना बता दिया है, अब इसका नाम आप है ना, गौरीशंकर हीरानंद ओझा नहीं है, ये हीरानंद रूपचंद, इनका जो पूरा नाम है वो पूरा नाम क्या है?
हीरानंद, रूपचंद, शिवदासानी। शिवदासानी ये पूरा नाम है भाई। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं आपके लिए। देखिएगा, ये तो आपने दोनों तो सुने ही होंगे है ना। आज लो दो नए प्रश्न आपके लिए। ये तो हो गई, याद रखिएगा इसकी कहानी। ये तीन जो ठिकाने थे, इनको नॉन सैल्यूटर राज्य भी कहा जाता था, क्योंकि यहाँ के जो ठिकानेदार होते थे उनको सैल्यूट नहीं दिया जाता था। उनको याद रखिएगा, तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। इसमें से ये तीन कौन कौन से हैं? एक जो है वो है नीमराणा, नीमराणा। नंबर 2 जो नाम है कुशलगढ़, और नंबर 3 जिसका नाम है, याद रखिएगा, लावा। लावा नीमराणा जो है वो नीमराणा कहां पर है? नीमराणा है भाई अलवर में। कुशलगढ़ जो है वो कुशलगढ़ कहां पर है? बांसवाड़ा में। और जो लावा है वो वर्तमान में टोंक में है, लेकिन पहले यह जयपुर रियासत में था, है ना। एकीकरण के समय यह जयपुर रियासत में था, वर्तमान में याद रखिएगा ये कहां पर है? टोंक में है। 19 रियासतों में बात करें तो प्रमुख जो रियासतें हैं केवल उनकी बात करते हैं। प्रमुख रियासत, प्रमुख रियासत, एक रियासत जिसका नाम है मेवाड़, और यह राजस्थान की, याद रखेगा, सबसे प्राचीन रियासत थी। सबसे प्राचीन रियासत, सबसे जो प्राचीन रियासत थी उसका नाम क्या था? याद रखेगा, मेवाड़। और सबसे नवीन जो रियासत थी उसका नाम था झालावाड़। तो झालावाड़ के बारे में याद रखेगा, सबसे नवीन, सबसे नवीन जो रियासत थी वो सबसे नवीन रियासत कौन सी थी? याद रखेगा, झालावाड़। राजस्थान में ये कहानी किस समय की है? स्वतंत्रता की समय है, याद रखेगा। राजस्थान की जो सबसे प्राचीन रियासत वो मेवाड़, राजस्थान की जो सबसे नवीन रियासत थी उसका नाम था झालावाड़। टोंक के बारे में देखिएगा, टोंक जो थी वो टोंक, याद रखिएगा, राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। टोंक जो थी वो एकमात्र मुस्लिम रियासत, टोंक जो थी वो, याद रखिएगा, एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। एक दो रियासत, एक रियासत जिसका नाम भरतपुर, दूसरी एक रियासत जिसका नाम था धौलपुर। ये राजस्थान की दो ऐसी रियासतें थी जो, याद रखेगा, जाट रियासतें थी। जो जाट रियासतें थी वो जाट रियासतें दो थी, धौलपुर और, याद रखेगा, भरतपुर। जाट राजवंश की जिस शाखा ने यहाँ पर, जिस जाट राजवंश की जिस शाखा की गोत्र ने यहाँ पर शासन किया था वो गोत्र क्या है? तो याद रखिएगा, सिनसिनवार। क्या गोत्र थी? सिनसिनवार। इसके अलावा देखिएगा, ये तो कौन सी हो गई? जाट रियासतें। एक रियासत जिसका नाम है जैसलमेर, और एक रियासत है जिसका नाम है करौली। ये दो ऐसी रियासत, ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है भाई, जैसलमेर और करौली। ये दो ऐसी रियासतें थी जहां पर जिस वंश ने शासन किया, यादव वंश। राजस्थान में यदुवंशी जो रियासतें थी वो दो थी। एक जो रियासत थी उसका नाम था जैसलमेर, दूसरी जो रियासत थी उस रियासत का नाम क्या था? याद रखिएगा, करौली। करौली में भी त्रिकुट पहाड़ी है जिस पर केला देवी का मंदिर बना हुआ। जैसलमेर में भी त्रिकुट पहाड़ी है जिस पर सोनार का किला अर्थात जैसलमेर दुर्ग बना हुआ है। इसके अलावा बात करें तो एक रियासत जिसे हम बोल सकते हैं जयपुर, एक रियासत जिसको हम बोल सकते हैं मारवाड़, और एक रियासत जिसके बारे में पढ़ना है वो है शाहपुरा। इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। जो जयपुर, इससे पहले जयपुर को आमेर कहा जाता था, क्योंकि जिस समय राजधानी आमेर थी उस समय आमेर कहा जाता था, जिस समय राजधानी जयपुर बनी उस समय जयपुर कहा जाता था। कहते हैं कि यहां पर कछवाहा राजवंश ने शासन किया और प्राचीन काल में इस क्षेत्र को ढूंढाड़ प्रदेश कहा जाता था, इसलिए इस रियासत का एक तीसरा भी नाम है जिसे ढूंढाड़ रियासत कहा जाता है। मारवाड़ रियासत, और देखिएगा जयपुर रियासत। जयपुर के बारे में यह कहा जाता है कि ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी। किसकी दृष्टि से? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी, सबसे बड़ी। जयपुर जो रियासत थी वो जयपुर रियासत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी थी।
जबकि मारवाड़ रियासत के बारे में यह कहा जाता है कि मारवाड़ रियासत किसकी दृष्टि से सबसे बड़ी थी, तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी थी, सबसे बड़ी। लेकिन सबसे बड़ी किसकी दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान की जो सबसे छोटी रियासत थी उसका नाम था शाहपुरा। शाहपुरा जो रियासत है वो याद रखिएगा, शाहपुरा रियासत कहां पर है, भीलवाड़ा जिले में। कौन सा वाड़ा, तो याद रखिएगा भीलवाड़ा। शाहपुरा जो है वो शाहपुरा कहां पर है, भीलवाड़ा। यह सबसे छोटी रियासत थी, सबसे छोटी रियासत। जो सबसे छोटी रियासत थी वो सबसे छोटी रियासत कौन सी थी, याद रखिएगा शाहपुरा थी। रियासतों से संबंधित कोई भी फैक्ट अधूरा नहीं है, सारी के सारे फैक्ट आ गए हैं। सबसे प्राचीन कौन सी, सबसे नवीन कौन सी, एकमात्र मुस्लिम कौन सी, ऐसी कौन सी दो रियासतें थी जहां पर जाट राजाओं ने शासन किया, और राजस्थान की ऐसी कौन सी दो रियासतें थी जहां पर यदुवंश ने शासन किया। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी थी उसका नाम जयपुर रियासत, और जबकि जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ी थी उसका नाम था जयपुर, और जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ी थी उसका नाम जो था वो याद रखिएगा मारवाड़। लेकिन क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से जो राजस्थान की याद रखिएगा सबसे छोटी रियासत थी, उस छोटी रियासत का नाम क्या था, याद रखिएगा शाहपुरा रियासत। देखिएगा समझ में आ गया। ये इससे पहले जो पढ़ा था हमने वो याद रखिएगा विलय पत्र के बारे में पढ़ा था यहां पर। तो इस विलय पत्र में मुझे एक घटना और याद आ रही है। बांसवाड़ा के एक शासक थे, कहां के शासक, याद रखिएगा बांसवाड़ा के शासक। उनका नाम क्या था, याद रखिएगा चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था, चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए यह कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एक ये कहानी भी याद रखिएगा, किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अब इसके बाद में देखिएगा, अब हम पढ़ते हैं राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण के जो चरण थे वो 7 चरण थे। तो सातों चरण के आपको नाम याद होने चाहिए, सातों चरण की आपको डेट याद होनी चाहिए, और सातों चरण में याद रखिएगा कौन कौन सी रियासतें थी वो आपको याद होनी चाहिए। आगे बात समझ में, तो तीनों आपको याद रखिएगा, एक एक फैक्ट आपको याद होना चाहिए। भाई मारवाड़ रियासत क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे, एक बहुत प्रश्न आ रहा ओम प्रकाश जी का है ना, राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासतें हैं जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासतें हैं जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। एक जो रियासत है, इस रियासत का नाम है झालावाड़। दूसरी रियासत है जिसका नाम है टोंक। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की खातिर, याद रखिएगा, अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ की खातिर इन रियासतों का निर्माण किया था। तो ये वो रियासतें हैं जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है, अंग्रेजों द्वारा निर्मित। लेकिन इतिहास में याद रखिएगा, एक प्रश्न आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान में एक रियासत थी जिसका नाम था कोटा रियासत, या इसे हम कोटा राज्य कहते हैं। कौन सा राज्य, कोटा राज्य। ये राजस्थान की एक ऐसी रियासत थी जो मुगलों द्वारा निर्मित थी। याद रखिएगा, किसके द्वारा निर्मित थी, मुगलों द्वारा निर्मित थी। कोटा एक रियासत ऐसी थी जो मुगलों द्वारा निर्मित थी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित पूछे तो झालावाड़, और दूसरी रियासत जो थी वो थी टोंक। टोंक के जो शासक थे ना अमीर खां पिंडारी, ईस्ट इंडिया कंपनी से साथ में संधि करने के साथ ही इसको एक अलग रियासत का दर्जा दे दिया था अंग्रेजों ने। हालांकि ये दोनों जो कार्य हुए थे वो स्वार्थों की खातिर ही हुए थे। अंग्रेजों ने अपने स्वार्थों की खातिर इन रियासतों का निर्माण किया था। पढ़े आगे। अब देखिएगा राजस्थान के कुल चरण कितने हैं, उनकी डेट क्या है। पहली बात आपको ये याद होनी चाहिए। तो डेट जो है वो आपको याद कैसे रखनी है, देखो 18, 25, 18 लिख सकते हो, बीच में क्या लिख सकते हो, 18, 25, 18, कोई समस्या नहीं है। देखो ये लिख सकते हो, ये याद रख सकते हो, 18, 25, 18, इसमें कोई समस्या नहीं है किसी को। फिर मैं लिख रहा हूं 30, और फिर लिख रहा हूं 30 का आधा 15, 30, और फिर मैं क्या लिख रहा हूं 30 का आधा 15।
आप सबको पता है कि भारत का संविधान बना कब था और भारत का संविधान लागू कब हुआ था, दोनों की डेट अलग अलग है। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ था वो लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये छठी डेट है भाई, याद रखिएगा। एकीकरण का चरण नंबर 6 सबको पता है। एकीकरण का चरण नंबर जो 7 है वो सबको पता है, 1 नवंबर सन 1956। तो 6 और 7 में तो किसी को कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। 6 और 7 में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो ये एकीकरण के चरण है, याद रखिएगा। चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3, चरण नंबर 4, चरण नंबर 5, चरण नंबर 6 और चरण नंबर 7। याद रहेगा। इनके सातों की जो डेट है वो डेट आप कैसे याद रखोगे? तो चरण नंबर 6 की डेट आज सबको पता है, भारत का संविधान लागू होता है 26 नवंबर 1950। और 7वीं डेट भी सबको पता है, एकीकरण का जो अंतिम चरण था वो अंतिम चरण क्या था? 1 नवंबर सन 1956। अब हमें याद क्या रखनी है? केवल 5 डेट याद रखनी है। 5 डेट की जो ट्रिक है वो ट्रिक कैसे याद रखोगे? तो देखिएगा, तारीख क्या है? 18, तारीख क्या है? 25, तारीख क्या है? याद रखिएगा 18। तो कैसे याद रखोगे? 18, 25, 18। नंबर 4 पर क्या आता है? 30। अब देखिएगा, नंबर 4 पर ही 30 क्यों आया, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और 30 का यहां पर आधा कर दो तो याद रखिएगा क्या होता है? 15। अब इसमें मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी डेट क्या है? 18 है, 25 है, 18 है, 30 है, 15 है, 26 है। सबसे कम डेट क्या है? 1। उसके बाद में क्या आती है? 15। उसके बाद में 18, 18, 25। सबसे बड़ी डेट क्या है? तो सबसे बड़ी जो डेट है वो 30 है। और दुनिया में हमारे लिए जो सबसे बड़ा होता है ना, वो होती है माँ। सबसे बड़ी दुनिया में हमारे लिए कोई होती है तो वो कौन होती है? माँ होती है। तो सबसे बड़ा इधर क्या है? 30। दुनिया में हमारे लिए सबसे बड़ी कौन? माँ। 30 का आधा करो 15 और माँ का आधा करो मैं। बराबर रूल अपना रहे हैं ना भाई। हम 30 का आधा कर रहे हैं 15 और हम माँ का आधा कर रहे हैं मैं। तो इस माँ से कौन सा महीना आरंभ हो रहा है? मार्च। और मई से कौन सा महीना आरंभ हो रहा है? मई। 3 जो चरण होते हैं वो होते हैं 48 में, और 2 जो चरण होते हैं वो होते हैं 49 में। तो इन दोनों की जो डेट है वो आप कभी नहीं भूलोगे, सन 1949। चौथे चरण की जो डेट है वो क्या है? याद रखिएगा, 30 मार्च 1949। 5वें की डेट है 30, 15 मई 1949। इन तीनों की जो डेट है वो क्या है? याद रखिएगा 48। देखिएगा, इसकी जो डेट होगी वो इसकी डेट होगी मार्च, इसकी होगी अप्रैल और इसकी होगी, याद रखिएगा, मार्च। सॉरी, सबसे पहले जो होगी वो क्या होगी? अप्रैल। याद रखिएगा, सबसे पहले जो डेट होगी वो सबसे पहले जो डेट होगी वो सबसे पहले डेट हम क्या करते हैं? याद रखिएगा, हम सबसे पहले जो डेट लेते हैं वो सबसे पहले कौन सी डेट लेते हैं? याद रखिएगा, सबसे पहली जो डेट है वो मार्च, दूसरी जो होगी मार्च, तीसरी होगी अप्रैल। तो कैसे याद रखोगे? ट्रिक में जो बता रहा हूं वो ट्रिक ये याद रखो, कोई भी कार्य आरंभ करते हैं ना तो माँ का नाम लेते हैं, फिर दोबारा हम माँ का नाम लेते हैं और फिर कार्य को आरंभ करते हैं। कोई भी कार्य आरंभ करते हैं तो किसका नाम लेते हैं? माँ का, फिर दोबारा और माँ का नाम लेते हैं, फिर कार्य को आरंभ करते हैं। माँ से क्या हो जाएगा? मार्च। माँ से क्या हो जाएगा? याद रखिएगा मार्च। ए से क्या हो जाएगा? याद रखिएगा अप्रैल। और इन तीनों की जो डेट है वो तीनों की डेट क्या है? याद रखिएगा 48। 48, 48 और इसकी भी जो डेट होगी वो क्या होगी? 48। तो मेरे हिसाब से डेट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा भाई। बहुत सारी ट्रिक है ना, जितने दिमाग है उतने ट्रिक हैं। जितने इस दुनिया में शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसा कहा जाता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता कितनी है, तो जितने इस पृथ्वी पर व्यक्ति है ना उतनी व्यक्तिगत विभिन्नता है। तो एकीकरण के जो डेट की जो ट्रिकें हैं वो ट्रिकें कितनी है? जितने राजस्थान में टीचर पढ़ाते हैं राजस्थान जी के, उतनी राजस्थान याद रखिएगा। और जितने विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ते हैं, जितने याद रखिएगा पढ़ने वाले हैं, जितने पढ़ाने वाले हैं, उतने ट्रिक हैं।
तो बहुत सारे विद्यार्थी लिख रहे हैं, ट्रिक लिख रहे हैं, कोई बात नहीं है ना। आपको यदि ये ट्रिक अच्छी लगती है तो इस ट्रिक से याद कीजिएगा। आपके पास में कोई ऑलरेडी और कोई ट्रिक है जिससे आपका फायदा होता हो, हमेशा वो विचार चुनिएगा आप, क्योंकि आपको क्या चाहिए, नौकरी है ना। शिक्षा का जो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, तो आपका विकास होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं है आपके लिए। तो आशा करता हूं आपको ये तीनों समझ में आ गई होगी। अब जो हम पढ़ते हैं इन सब के जो नाम है वो नाम क्या है ये पढ़ते हैं। तो आपको पता हो तो इसमें देखिएगा, सबसे बड़ी डेट जो है वो सबसे बड़ी डेट क्या आई है, 30 तारीख आई है। सबसे बड़ी जो डेट आई है वो सबसे बड़ी डेट क्या आई है, याद रखिएगा 30 तारीख आई है 1949। देखो मैं इनके नाम याद करने की जो ट्रिक बता रहा हूं वो ट्रिक कैसे आप याद रखोगे। सबसे बड़ी जो डेट आई है वो सबसे बड़ी 30 आई है, और सबसे बड़ी को सबसे बड़ा होता है उसको हम क्या कहते हैं, वृहद। तो यहां पर आप क्या ठोक दो, वृहद ठोक दो। आ गई बात समझ में। सबसे बड़ी डेट क्या है, सबसे बड़ी डेट है 30। जो सबसे बड़ा होता है उस सबसे बड़े को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा वृहद। तो याद रहेगा वृहद राजस्थान, कोई याद नहीं रखना है। और आप सब ने आज से पहले यदि राजस्थान जीके का आपने यदि एहसास भी किया है, आपने राजस्थान जीके को जीवन में पहली बार यदि महसूस भी किया है, राजस्थान एकीकरण नाम का यदि आपने जीवन में जब भी सुना होगा, पहली बार जब भी नाम सुना होगा, तो आपको ये 100% पता है कि पहले चरण का जो नाम है वो पहले चरण का नाम मत्स्य संघ है। इसमें मैं आपको कोई याद नहीं करवाने वाला हूं, क्योंकि सबको पता है पहले चरण का नाम मत्स्य संघ है और सबसे बड़ी तारीख है 30। हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा जो होता है वो 30 और सबसे जो बड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, वृहद। राजस्थान का जो एकीकरण हुआ वो कितने चरणों में हुआ, 7 चरणों में। हमने यहां तक ही क्यों रुक गए, 7 तक ही क्यों रुक गए, 8 तक आगे क्यों नहीं चले, क्योंकि यहाँ एकीकरण समाप्त हो गया, हमने राजस्थान का निर्माण कर लिया। तो जो अंतिम भाग होगा उसका नाम क्या होगा, आधुनिक राजस्थान। सबको पता इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, आधुनिक राजस्थान, क्योंकि हमने किसका निर्माण कर लिया, राजस्थान का निर्माण कर लिया। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ, तो संविधान में हमने इस प्रांत के लिए कौन सा शब्द चुना था, राजस्थान। तो इसका जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, राजस्थान। इसका नाम होगा वो आधुनिक राजस्थान। तो अंतिम कोई बात नहीं है। भारत का संविधान लागू होता 26 जनवरी 1950। संविधान में हम क्या लिखेंगे, भारत का संविधान लागू कर रहे हैं, जिस प्रांत में हम रह रहे हैं उस प्रांत के लिए कौन सा नाम लिखेंगे, उस प्रांत के लिए जो हम नाम लिखेंगे वो कौन सा नाम लिखेंगे, राजस्थान। 1 नवंबर 1956 के दिन राजस्थान का एकीकरण के, याद रखिएगा, राजस्थान का एकीकरण कंप्लीट हुआ, क्योंकि हम जिसका निर्माण करना चाहते थे उसका निर्माण कर लिया। तो नाम क्या हो गया, याद रखिएगा, आधुनिक राजस्थान। सबसे बड़ी डेट, और याद रखिएगा सबसे बड़े को हम क्या कहते हैं, वृहद। और ये मैंने बता ही दिया, सबको पता है नाम क्या है, मत्स्य संघ। तो 4 के नाम आपको याद हो गए, 3 के नाम आपको याद करने हैं, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखिएगा आगे, अब हमें याद जो करना है वो हमें याद क्या क्या करना है, तीन याद करने हैं, है ना। 25, दूसरा, तीसरा और 5वां। तो इनकी जो ट्रिक होगी वो ट्रिक क्या होगी, पहले आप नाम देखिएगा। इसका नाम एक तो आपको ये याद रखना है, एक इसका नाम याद रखना है और एक इसका नाम याद रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है ना। तो देखो मैं ट्रिक क्या बता रहा हूं, दूसरे की जो नाम होगा वो नाम क्या होगा, याद रखिएगा, इसे कहा जाता है पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, या इसे कहा जाता है राजस्थान यूनियन। पूर्वी राजस्थान, या इसे क्या कहा जाता है, राजस्थान यूनियन कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान या राजस्थान यूनियन कहा जाता है। इसे पूर्वी राजस्थान क्यों नाम दिया गया, पहले मैं आपको कहानी समझाता हूं, पहले आपको ज्ञान का एहसास करवाता हूं, उसके बाद में हम ट्रिक में पढ़ेंगे। इसका पूर्वी राजस्थान नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस चरण में राजस्थान की जो मैप देखते हैं उसमें जो पूर्वी रियासत है उनका सबसे ज्यादा विलय हुआ था, इसीलिए इसे पूर्वी राजस्थान। राजस्थान की
पूर्व में जो पूर्व दिशा में जो राजस्थान की रियासतें उनका विलय हुआ, इसलिए इसे पूर्वी राजस्थान और राजस्थान यूनियन नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि ये वो चरण था जहां पर, याद रखेगा, सर्वाधिक रियासतों का एकीकरण हुआ था। आ गई बात समझ में? अब देखिएगा, हमारे हाथ में सबसे पहले क्या आया? मत्स्य संघ। उसके बाद में ये आया, तो दो हमारे हाथ में आ गए। तो दो को जब भी जोड़ते हैं तो दो को जोड़ो, एक और एक, दो को जोड़ते हैं, है ना। एक तो मान लो ये है, देखो ये कालिया है, और इसके पास में एक और कालिया आ गया, है ना। दो और दो जब भी मिलते हैं तो जुड़ जाते हैं, और जुड़ने को हम क्या बोलते हैं? संयुक्त। तो इसका नाम क्या हो गया? याद रखिएगा, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ेंगे, जोड़ने को क्या कहा जाता है? संयुक्त। तो नाम क्या हो गया? याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान। अब इनको ऊपर वालों को जोड़ा तो संयुक्त, अब इन दोनों को जोड़ो तो नाम क्या हो गया? संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त वृहद राजस्थान, ये याद रखिएगा। नाम, प्रत्येक चरण का आपको नाम याद होना चाहिए, और प्रत्येक है ना चरण की आपको डेट याद होनी चाहिए। देखिएगा, हमने ये पढ़ा था कि राजस्थान में कुल कितनी रियासतों का हम एकीकरण करेंगे? 3 रियासतों का एकीकरण करेंगे। कितनी रियासतों का? 3 रियासतों का। कितने ठिकानों का? 3 ठिकानों का। और कितने केंद्र शासित प्रदेश का? तो याद रखिएगा, 1 केंद्र शासित प्रदेश का। तो आपको इसमें ये याद रखना, पहला जो चरण हुआ था इसमें 4 तो रियासतें थी, 4 रियासतें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, और प्लस 1 ठिकाना था। एक ठिकाना कौन सा? लावा। हमने ये पढ़ा था, देखिएगा एक बार मैं वापस बता रहा हूं, हमने जो 3 ठिकाने पढ़े थे वो ये 3 ठिकाने ये थे। इनका एकीकरण कहां करेंगे? तो सीधी सीधी ट्रिक है, जो ठिकाना जिस रियासत के साथ आए उसको वहीं ठिकाने लगा दो। अलवर रियासत के साथ आया तो अलवर का जब एकीकरण करो तब वहां ठिकाने लगा दो। बांसवाड़ा का जब एकीकरण करो तो खुसलगढ़ को वहां ठिकाने लगा दो। लावा का जब करो तो लावा में मैंने एक बात बताई थी कि लावा पहले जयपुर रियासत में था, वर्तमान में टोंक है। जब जयपुर का हम एकीकरण करेंगे तो साथ में हम किसको ले लेंगे? याद रखेगा, लावा को ले लेंगे। इसमें से भाई एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता, जो दूसरा चरण था ना, उस दूसरे चरण में 9 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें, और 1 ठिकाना था। एक ठिकाना कौन सा था? बांसवाड़ा का एक ठिकाना जिसका नाम था कुशलगढ़। भाई बहुत ट्रिक याद करने की, बहुत सारे ट्रिक है, ABCD याद कर लो, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। जो 9 रियासतें थी, 9 रियासतें कौन कौन सी? तो दक्षिण भारत की 3 दक्षिणी राजस्थान की 3 रियासतें, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, है ना। 3 रियासतें ले लो पूर्व दिशा की। पूर्व दिशा की जो है वो कौन कौन सी? 3। कोटा ले लो, बूंदी ले लो, कोटा, बूंदी, झालावाड़, क्योंकि 12 रियासतें नहीं थी। और 3 छोटी छोटी ले लो, किशनगढ़ ले लो, शाहपुरा ले लो और टोंक ले लो। ये 9 रियासतें हो गई थी, और 1 ठिकाना। हमने इस चरण में क्या किया? हमने इस चरण में कुछ भी नहीं किया, इन दोनों को मिला दिया। किस किस को मिला दिया? याद रखिएगा, मत्स्य संघ। किस किस को मिला दिया था? याद रखिएगा, मत्स्य संघ को, मत्स्य संघ को, और जो पूर्वी राजस्थान था इन दोनों को हमने मिला दिया। जो पूर्वी राजस्थान था, इस पूर्वी राजस्थान को और मत्स्य संघ को हमने मिला दिया था। कौन से चरण में? याद रखिएगा, इस चरण में। एक वृहद राजस्थान। देखिएगा, इसे वृहद राजस्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि राजस्थान की जो बड़ी बड़ी 4 रियासतें थी, बड़ी बड़ी 4 रियासतों का विलय हुआ था, इस कारण इसे याद रखिएगा वृहद भी कहा गया। कौन कौन सी वृहद बड़ी बड़ी? जैसे जयपुर हो गई, जैसे जैसलमेर हो गई, जैसे याद रखिएगा मारवाड़ हो गई, जैसे याद रखिएगा बीकानेर हो गई। प्लस एक ठिकाना भी तो आ रहा है जयपुर में, कौन सा ठिकाना? लावा। कौन सा ठिकाना? याद रखिएगा, लावा। इनको हमने जिसमें मिलाया वो संयुक्त राजस्थान, याद रखिएगा, है ना। इन 4 बड़ी बड़ी रियासतों का जो एकीकरण हुआ था, इसीलिए इसको क्या कहा गया? याद रखिएगा, इसीलिए इसका जो नाम पड़ा था वो वृहद राजस्थान पड़ा था। संयुक्त राजस्थान में याद रखिएगा, इनको 4 को मिला लिया, इन 4 को जो मिलाया वो मिलाया किस में था? याद रखिएगा, संयुक्त राजस्थान में।
संयुक्त राजस्थान में मिला लिया। संयुक्त राजस्थान पहले और इनको मिला लिया तो नाम क्या हो गया, वृहद राजस्थान हो गया था। और जो संयुक्त वृहद राजस्थान जो था एकीकरण का, याद रखिएगा चरण नंबर जो 5 था, उसमें जो हमने किया था वो क्या किया था कि जो जिससे पहले जो मत्स्य संघ था, याद रखिएगा जो मत्स्य संघ था उसको वृहद राजस्थान में मिला लिया। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें हमने क्या क्या किया, दो का विलय किया। एक तो याद रखिएगा मत्स्य संघ और प्लस वृहद राजस्थान, इन दोनों का हमने क्या कर लिया था, याद रखिएगा विलय कर लिया था। और क्या बन गया, याद रखिएगा संयुक्त वृहद राजस्थान। छठे चरण में याद रखिएगा, छठे चरण में हमने सब कुछ मिला लिया था, सब कुछ एक हो गया था। केवल एक तो याद रखिएगा देलवाड़ा, याद रखिएगा कौन सा, देलवाड़ा, सिरोही का देलवाड़ा भाग और अजमेर मेरवाड़ा नहीं मिला था। और ये जो मिले थे वो याद रखिएगा कौन से में मिले थे, याद रखिएगा आधुनिक राजस्थान में। तो यहां पर जो हुआ था वो क्या क्या हुआ था, यहां पर एक बात याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है, सिरोही का 2 बार विलय, सिरोही राज्य का 2 बार विलय, 2 बार विलय। एक तो ये याद रखना, इसमें भी हुआ था आबू और देलवाड़ा को छोड़कर, और आबू और देलवाड़ा और अजमेर को जो मिलाया था, वो अजमेर और आबू देलवाड़ा को जो मिलाया था वो आधुनिक राजस्थान में। राजस्थान में जो ऐड किया था अंतिम चरण में, वो ऐड किया था एक तो आबू देलवाड़ा को, आबू देलवाड़ा को, और इसके लिए और इसमें अजमेर मेरवाड़ा जो कमिश्नरी प्रांत थे इसको ऐड किया था। इस प्रकार हमारे जो एकीकरण में जो बना था वो आधुनिक राजस्थान बना था। तो ये बात समझ में आ गई। अब आपका किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल हो तो आप पूछिएगा। एक विद्यार्थी का प्रश्न आ रहा, उदयपुर का विलय कब हुआ था? तो देखिएगा ये जो संयुक्त राजस्थान था ना, याद रखिएगा ये तो कौन सा हो गया, पूर्वी राजस्थान। याद रखिएगा इसमें मत्स्य संघ का, यहां पर याद रखिएगा मत्स्य संघ नहीं है, उदयपुर है भाई, यहां पर मत्स्य संघ नहीं है, यहां पर उदयपुर है। उदयपुर और पूर्वी राजस्थान का विलय किया गया था संयुक्त राजस्थान में। अगर पहले अजमेर मिलता तो राजधानी होता, तो राजधानी जयपुर को बनाया गया और इस हिसाब से बनाया गया, पेयजल की सुविधा के आधार पर, याद रखिएगा उसको बनाया गया। ये यहाँ पर मत्स्य संघ नहीं है, उदयपुर को मिलाया गया था। आप करेक्शन कर लीजिएगा, गलती से हो गया था। हाँ भाई कर दिया है, उदयपुर की जगह मत्स्य सेशन मिला, हाँ कर दिया है। अब आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न पूछना हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सिरोही का 2 बार कैसे हुआ? क्योंकि राजस्थान में सिरोही को मिला लिया, लेकिन सिरोही के आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया। तो एक रियासत है जिसका नाम है सिरोही, इस सब का एकीकरण कर लिया, लेकिन आधे भाग को छोड़ दिया। फिर आधे भाग को जो मिलाया वो इसमें मिलाया था, क्योंकि इस समय आधे भाग को बंबई प्रांत को दे दिया था। किसको दे दिया? बंबई प्रांत को दे दिया था। ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं ना, जब हमें कहानी समझ में आती है। आपको यदि पूरा डिटेल में पढ़ना है, याद रखिएगा, तब क्रैश कोर्स तो आपको रिवाइज के लिए, इस पूरा डिटेल में पढ़ना है तो इसके लिए आपको उत्कर्ष ऐप खरीदना ही पड़ेगा। पूरा एक कहानी यदि आपको डिटेल में पढ़नी है ना, मजे के साथ में पढ़नी है, पूरे आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, इसके लिए दोस्तों आपको उत्कर्ष जो ऐप है वो खरीदना पड़ेगा। उद्घाटन करता भाई समय का अभाव है, इतने हम नहीं पढ़ सकते, बहुत लंबा टॉपिक हो जाता है। तो दोस्तों और भी आपका किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। तो दोस्तों बाकी का जो है अलग टॉपिक के साथ में, कल हम नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।